टू एससीपी क्लासेस। आज हम लोग 12th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब है स्थिर वैद्युत की। तो इस चैप्टर का पहला चैप्टर इस यूनिट का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा क्षेत्र। यानी कि शुरू कहाँ से होता है? वैद्युत आवेश से। तो सबसे पहले समझना होगा कि ये आवेश होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पहले आवेश क्या होते हैं। आवेश लिखें या वैद्युत आवेश लिखें। आवेश में चार्ज क्या होता है? तो जैसे हम सभी को पता है कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इससे मिलकर बनते हैं पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। यानी कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन पदार्थों में इस इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि हो जाती है तो पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है। यानी कह सकते हैं कि जिस किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए, तो कमी होने से या वृद्धि होने से इस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है। तो यह गुण ही क्या कहलाता है? यह गुण ही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं, डिफिनीशन लिख सकते हैं कि पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होने के पश्चात पदार्थ में उत्पन्न गुण को हम आवेश कहते हैं। हम आवेश कहते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए तो पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है। इस गुण को ही क्या कहते हैं? हम वैद्युत आवेश कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पदार्थ में गुण उत्पन्न होते हैं, गुण किस प्रकार का गुण होता है, तो इसको भी हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कमी हो जाती है तब कौन सा गुण होता है, और अधिक हो जाती है यानी वृद्धि हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की तब कौन सा गुण उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग समझते हैं कि आवेश होते हैं दो प्रकार के। आवेश के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार। आवेश के प्रकार आवेश होते हैं दो प्रकार के। होता है एक धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह पदार्थ धनावेशित पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तथा जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है यानी वृद्धि हो जाती है वह पदार्थ ऋणावेशित पदार्थ कहलाता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं आवेश इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करते हैं तथा धनावेश तथा ऋणावेश भी किस में करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा है या कम हो रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन कैसे होगा, प्लस पॉजिटिव कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो निगेटिव कैसे होगा। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज कीजिएगा कि
हम जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। इस 11 परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 और प्रोटॉन कितने हैं 11, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग को अगर धनावेश ऋणावेश समझना है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनावेश ऋणावेश कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक गांव है, इस गांव का नाम है सोडियम, यानी सोडियम नाम का एक गांव है, ठीक। यहाँ पे ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है, तो 2 प्रत्याशी लोग उठे हुए हैं, एक है इलेक्ट्रॉन एक है प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पाया 11 वोट और प्रोटॉन भी पाया 11 वोट। गांव का प्रधान कौन होगा, कोई नहीं। गांव में लड्डू कौन बांटेगा, कोई नहीं। खुश कौन होगा, कोई नहीं। उदास कौन होगा, पूरा गांव, ठीक ना। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है तो ऐसे पदार्थ, ऐसे परमाणु या ऐसे गांव क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं उदासीन पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याएं बराबर होती हैं वह उदासीन होता है, ठीक है। अब सुनिएगा कि अगर सपोज कीजिए यहाँ से 11 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, मतलब एक वोट इसका खराब हो गया, तब बचा कितना यहाँ पे 10। एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बचा 10, प्रोटॉन तो 11। अब बताइए गांव का प्रधान कौन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो आ गया। अच्छा, आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, प्रोटॉन होता है प्लस। तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो गांव का प्रधान कौन, प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब गांव का प्रधान कौन, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्लस यानी धनावेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तभी तो धनावेश होगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाएगा तो वह पदार्थ, वह परमाणु या वह आयन और क्या हो जाएगा, धनावेश कहलाएगा, ठीक है। तथा जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अधिकता का सेंस क्या है कि पहले तो दोनों 11-11 थे, किसी तरीके से एक वोट इसका और बढ़ गया, 12 हो गया। अब गांव का प्रधान कौन, इलेक्ट्रॉन, यानी कि गांव का प्रधान कौन, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव हुआ, यानी यह पदार्थ क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो वह परमाणु क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग समझ रहे थे आवेश के बारे में। आवेश होता क्या है, तो होता ना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को ही क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो आवेश की परिभाषा दे रहे हैं, ये आधुनिक परिभाषा हो जाती है, ठीक है। तो पुरानी आवेश की परिभाषा, जो सबसे पहले आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किसने ढूंढा था, किसने इसका नाम दिया था, यानी आवेश के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि आवेश की उत्पत्ति कब हुई थी और कैसे हुई थी, ठीक है। ये तो आधुनिक नियम में आ जाता है। आते हैं तो इसके पुराने नियम पे। अब हम लोग पढ़ते हैं आवेश का इतिहास। तो आवेश के इतिहास को समझने से पहले हम चलते हैं पहले से, आज से 2500 वर्ष पहले आवेश का इतिहास। इतिहास का इसको हम उत्पत्ति कह सकते हैं, इसकी खोज कह सकते हैं, ठीक है। तो आवेश की खोज समझने से पहले सबसे पहले आते हैं हम लोग आज से लगभग 2500 वर्ष पहले। यूनान के एक दार्शनिक थे, उनका नाम था थेल्स। उन्होंने अपना एक प्रयोग किया था, तो हम लोग पढ़ते हैं थेल्स का प्रयोग। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने पाया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। यह गुण प्राप्त कर लेने के बाद पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है। जैसे सपोज कीजिएगा ये अंबर नाम का एक पदार्थ है, इसको अगर हम ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है। यह गुण प्राप्त कर लेने के बाद यह क्या करता है, हल्की वस्तु जैसे
कागज के छोटे छोटे टुकड़े, घास के सूखे हुए तिनके, इनको आकर्षित करने का गुण इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यह प्रयोग किसने किया था? थेल्स ने। कैसे किया था कि जब अंबर नामक पदार्थ को किससे रगड़ा उन्होंने? ऊन से रगड़ा, तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। तो अंबर में कौन सा गुण आता है? आता है इसके अंदर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक। यह गुण प्राप्त कर लेने के बाद अब यह पदार्थ क्या होता है? वैद्युतमय हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि अंबर नाम का पदार्थ यह गुण प्राप्त कर लेने के बाद क्या होता है? गुण प्राप्त करने के बाद पदार्थ क्या होता है? वैद्युतमय हो जाता है। ठीक है, यानी कि फिर से बार रिपीट करता हूं कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने पाया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन या रेशम से रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यह गुण प्राप्त कर लेने के बाद पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जब पदार्थ वैद्युतमय हो गया ना, तो ऐसा कहा जा सकता है कि पदार्थ ने आवेश को ग्रहण कर लिया है। यानी कि वैद्युतमय पदार्थ को कहा जा सकता है कि पदार्थ ने आवेश को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वैद्युतमय पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी हम कह सकते हैं कि जब पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है तो वह पदार्थ आवेश को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो ये था कि थेल्स का प्रयोग। तो थेल्स के प्रयोग ने आवेश की तो खोज कर दी थी, शुरुआत कर दी थी, लेकिन इनके इस नियम को लगभग 2000 वर्षों तक किसी ने महत्व नहीं दिया। यानी कि लगभग 2000 वर्षों तक कोई महत्व नहीं दिया गया, कोई महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, तो इनके नियम को फिर आगे किसने बढ़ाया? तो सन 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने, किसने? गिलबर्ट ने। तो गिलबर्ट कौन थे? तो यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने ईस्वी में थेल्स के प्रयोग को आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ाने में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि अंबर की भांति ही अन्य पदार्थों को भी जब किसी अन्य पदार्थ से रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी कि दोनों के नियम में अगर तुलना करें तो हम देखेंगे क्या कि थेल्स ने सिर्फ अंबर का नाम लिया था, सिर्फ पर्टिकुलर अंबर नामक पदार्थ लिया था, अन्य किसी पदार्थ पे उन्होंने अपना प्रयोग नहीं दिखाया। जबकि गिलबर्ट ने क्या बताया था कि अंबर की भांति प्लास्टिक, लोहा, कंघा जो भी ले सकते हैं आप, लकड़ी भी ले सकते हैं, उसको किसी अन्य पदार्थ से अगर रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने भी एक प्रयोग किया, इनका प्रयोग मैं बताता हूँ आप लोगों को। गिलबर्ट का प्रयोग। तो गिलबर्ट ने अपने प्रयोग में 4 वस्तुओं का चयन किया। पहला वस्तु क्या था? कांच की छड़। क्या था? रेशम, आबनूस, आबनूस की छड़
और बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल, ठीक है। तो इन्होंने अपने प्रयोग में 3 स्टेप दिखाए। 3 स्टेप का क्या था? पहला स्टेप इनका क्या था कि जब कांच की छड़ को, मैं बस कांच लिख रहा हूं, ठीक है, कांच की छड़ को जब उन्होंने किससे रगड़ा? रेशम से रगड़ा। यानी कह सकते हैं जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, रेशम से रगड़ के क्या किया उन्होंने, एक धागे की सहायता से इसको लटका दिया। सपोज कि मैं यहाँ पे लटका दे रहा हूँ, ठीक है, किसका है? कांच का, यानी ग्लास का है, ठीक है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक धागे की सहायता से लटका दिया, ठीक। पुनः क्या किया? आबनूस की छड़ को, आबनूस की छड़ को किससे? रेशम से ही रगड़ के, रेशम से ही रगड़ के जब पहले छड़ के पास लेकर गए ना, जब पहले छड़ के पास, ये आबनूस है आपका, ठीक है, तो जब पहले छड़ के पास लेकर गए तो देखा क्या कि दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत धक्का दे रहे हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा क्या प्रयोग किया? स्टेप 2 क्या दिखाया उन्होंने कि जब कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से, मैं बस खाल लिख दे रहा हूं, ठीक है, जब कांच की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा, यानी कि कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर जब धागे की सहायता से लटका दिया, ग्लास की छड़ धागे की सहायता से इसको लटका दिया। पुनः आबनूस की छड़ को जब खाल से ही रगड़कर, खाल से ही रगड़कर जब पहले छड़ के पास लेकर गए तो देखा क्या? दोनों एक दूसरे को फिर से क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। पुनः अगला स्टेप उन्होंने क्या दिखाया, इसको मैं मिटा देता हूं। स्टेप 3 क्या रहा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर जब एक धागे के साथ से लटका दिया, पुनः आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़कर, बिल्ली की खाल से रगड़कर जब पहले छड़ के पास लेकर गए तो देखा क्या कि दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित करने लग रहे हैं, अट्रैक्ट करने लग रहे हैं, ठीक है। तो देखा क्या कि ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यानी 3 स्टेप के प्रयोग से उन्होंने एक बात सीखी कि जब हम कांच को रेशम से रगड़ रहे हैं तो चलिए ये तो थेल्स ने भी कर दिया थे, रगड़ने पर एक इसमें एक बल आ जाएगा, आकर्षण करने का गुण आ जाता है, यानी बल आ जाता है इसमें। आबनूस को भी रेशम से रगड़ते थे, इसमें एक अंदर बल आता है, यानी कि ये दो बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। यानी कि ये जो रगड़ने के बाद जो बल उत्पन्न हो रहे हैं ये 2 तरह का व्यवहार कर रहे हैं, या तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं या तो आकर्षित कर रहे हैं। तो प्रतिकर्षित कब कर रहे हैं, आकर्षित कब कर रहे हैं, इससे एक उन्होंने नियम दिया। नियम क्या दिया कि जब कांच को रेशम से रगड़ा, आबनूस को भी किससे रगड़ा? रेशम से। तो कांच के अंदर भी जो गुण आया किसके कारण आया? रेशम के कारण आया। और आबनूस के अंदर भी जो गुण आया, जो बल आया, वो किसके कारण आया? रेशम के कारण आया। यानी दोनों के अंदर रेशम के कारण ही गुण आया है। दोनों रेशम यानी दोनों सजाती हैं, तो इनके अंदर क्या है? सजातीय बल है। तो सजातीय बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सजातीय बल या सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यहाँ भी सेम प्रोसेस कि खाल और खाल दोनों यानी कि कांच के अंदर भी जो आवेश है वो किसके कारण है? खाल के कारण। आबनूस के अंदर भी जो आवेश है किसके कारण है? खाल के कारण। तो खाल खाल जब दोनों सजाती है तो दोनों के अंदर आवेश भी क्या होगा? कांच और आबनूस के अंदर आवेश जो होगा वो भी क्या होगा? सजातीय होगा। तो क्या होगा? यानी सजातीय आवेश
यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कांच को जब रेशम से रगड़ा तो कांच के अंदर, कांच की छड़ के अंदर एक आवेश उत्पन्न हो गया, यानी एक बल आ गया। तो किसके कारण आया, रेशम के कारण। आभूष के अंदर जो बल आया, जो आवेश आया, किसके कारण आया, खाल के कारण। यानी यहाँ पे रेशम है, दूसरा क्या है, खाल है। यानी कि यहाँ पे सजाती नहीं है, ये क्या है, विजातीय है। अब विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो गिलबर्ट के प्रयोग से एक चीज सीखने को मिलती है कि नंबर 1, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। अगर परीक्षा में प्रूफ करने के लिए भी आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कह सकते हैं कि प्रयोगों द्वारा दिखाइए कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं। तो उसमें आप स्टेप 1 या स्टेप 2 का फिगर बना के आप उसका डिफिनीशन दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कर रहे हैं, इनके नियम से दूसरा चीज क्या प्राप्त होता था कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये तो होगा गिलबर्ट के प्रयोग का सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। देखेंगे सजातीय आवेश विजातीय आवेश का नियम तो गिलबर्ट ने दे दिया। तो धन आवेश ऋण आवेश किसे कहते हैं, इसका नाम धन आवेश ऋण आवेश किसने रखा। ठीक है। तो धनावेश ऋणावेश के नाम के आगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पढ़ना पड़ता है फ्रैंकलिन का नियम। यानी कि आवेश तो 2 प्रकार के होते हैं, थेल्स के नियम से पता चल जाता है। ठीक। तो थेल्स के नियम में बस एक चीज सीखने को मिलता है कि आवेश बस आकर्षित करते हैं, जबकि गिलबर्ट के नियम के पढ़ने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है कि आवेश आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षित भी करते हैं। और 2 समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और 2 विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है। तो आवेशों, ये जो आवेश हैं समान प्रकार के या विपरीत प्रकार के, उनका नामकरण किसने किया, तो आवेशों का नामकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कब किया था, तो 1750 में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह बात है कब की, सन 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में पता चल गया था कि आकर्षण और प्रतिकर्षण करते हैं। और सन 1750 में करीब करीब 150 साल बाद, ठीक ना, फ्रैंकलिन ने इसका नामकरण किया था। क्या नाम था उनका, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया। नामकरण धनावेश, धनावेश तथा ऋणावेश रखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण धनावेश और ऋणावेश रखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब कांच के छड़ को लटकाएं, आभूष के छड़ को लटकाएं, तो इसमें एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, निगेटिव, यानी धन होगा, एक ऋण होगा। तो कौन धन है और कौन ऋण है। ठीक है। दूसरी बात आपके मन में चल रहा होगा कि फ्रैंकलिन ने इसका नाम धन आवेश और ऋण आवेश ही क्यों रखा, क्यों नहीं गुणा आवेश और भाग आवेश रखा। ये भी तो समझने वाली बात है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसके नामकरण के पीछे कारण क्या था। तो मैं इसको मिटाता हूँ।
आवेशों के नाम का कारण, नाम का कारण का सेंस क्या है कि आवेशों का नाम धन तथा ऋण ही क्यों रखा गया, ये समझते हैं हम लोग। जैसे अभी आप लोग स्टेप याद था कि जब हम कांच को रेशम से रगड़ के, कांच को रेशम से रगड़ के एक धागे के साथ जब हमने इसको लटकाया, इसको हम क्या किया, एक धागे के साथ इसको लटका दिया, ये कांच की छड़ है। तथा आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़कर जब पहले छड़ के पास लेकर गया ना, तो देखा क्या एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। आप ये फिगर ना तीनों स्टेप में से किसी एक का बना सकते हैं, ठीक है। तो जब ये क्या कर रहे हैं, ये आबनूस का है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो हम देखते क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कांच का है, ये आबनूस का छड़ है। जब एक दूसरे के पास लेके गए तो क्या होगा, पहली बार तो आकर्षित किया, लेकिन जब आकर फिर जब इसको थोड़ा दूर तो जब फिर इसके पास लेकर जाते हैं तो देखते हैं एक दूसरे पे कोई बल नहीं लगाते हैं। यानी कि यह जो बल लगाते हैं वो सिर्फ एक ही बार लगता है, दोबारा यह बल कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं क्या कि सपोज कीजिएगा कि हमने कांच को रेशम से रगड़ा तो कांच पे कुछ कूलाम का आवेश आ गया, मान लीजिए चलिए प्लस 2 कूलाम का आवेश आ गया, चलिए 2 कूलाम का आवेश आ गया, ठीक है। सी से मतलब होता है कूलाम हो गया। तो 2 कूलाम के आवेश के पास हम एक दूसरा आवेश ले गए, इसको रगड़े जिस पर कुछ ना कुछ आवेश आएगा। जब दूसरे आवेश को लेके जा रहे हैं तो ये दूसरा आवेश कितना हमको पता नहीं है, चलिए इसको हम ब्लैंक कर दें, खाली डब्बा छोड़ दें इसको, ठीक है। तो जब ये दोनों क्रिया कर रहा है, जब दोनों ये मिल रहा है, तो एक बार मिलने के बाद जब इसको फिर दूर करते हैं फिर दोबारा क्रिया नहीं करते हैं, कि दोनों आवेश क्या होते हैं, शून्य हो जाते हैं। यानी जब दोनों मिल जाते हैं तो आवेश क्या होता है, शून्य हो जाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं 2 कूलाम में कितना जोड़ें कि 0 हो जाएगा, तो ये होगा -2 कूलाम, ये जोड़ना होगा ना। यानी अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं अगर एक बार यह क्रिया करने के बाद दोबारा क्रिया करने योग्य नहीं रहते हैं, इनका बल हो जाता है शून्य, इनका आवेश हो जाता है शून्य। तो आवेश शून्य करने के लिए क्या है कि एक का मान पॉजिटिव है तो दूसरे का मान क्या है, निगेटिव होगा। यानी एक है धन तो दूसरा क्या है, ऋण। इसीलिए फ्रैंकलिन ने क्या रखा था, एक को धन आवेश कहा, दूसरे को ऋण आवेश कहा। अच्छा एक बात और, दोनों छड़ पर आवेश का जो मान है, आवेश का जो परिमाण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर इस पे +2 कूलाम है तो इस पे -2 कूलाम होगा, अगर इस पे 3 कूलाम है तो इस पे -3 कूलाम होगा। समझ रहे ना कि 2 2 3 3 4 4 5 5 दोनों का जो परिमाण होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, दोनों के प्रकृति यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो इसका कारण हो गया। अब हम लोग समझते हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, आवेश का इतिहास यानी आवेश की खोज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले खोज किसने किया था, थेल्स ने। थेल्स के प्रयोग को आगे किसने पढ़ा, गिलबर्ट ने। गिलबर्ट ने सजाती विजाती नाम दिया था आवेश। सजाती विजाती आवेश का नाम धनावेश ऋण आवेश किसने रखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये तो बता दिए कि 2 आवेश एक दूसरे पे क्या करते हैं, बल लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो बल लगता है तो बल कितना लगता है, अब हमको ये समझना है, ठीक है। बल लगता है तो बल कितना लगता है। तो जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, चलिए एक क्यू मान लेते हैं, एक आवेश से कोई क्यू, दूसरा आवेश यहाँ भी क्या है, कोई क्यू है। एक पहला आवेश है, दूसरा आवेश। जब दोनों एक दूसरे के पास हैं तो दोनों पे कुछ ना कुछ बल लगेगा। अब यह आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। तो यह बल लगेगा तो कितना लगेगा, तो यह कितना का मान न थेल्स ने बताया था, न ही गिलबर्ट ने बताया था, न ही फ्रैंकलिन ने बताया था। तो बताया किसने था, कूलाम ने। तब हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। यानी कूलाम का नियम क्या होता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान की खोज किसने किया था, मान का नियम किसने दिया था, कूलाम ने दिया था।
अब ये कूलाम का नियम हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।